सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये है, सिस्टम हैज़ टू चार्जेस। तो यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास क्यू ए एंड क्यू बी। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और पोलैरिटी ऑपोजिट है। एक को लोकेट करा गया इस पर एक्स एक्सिस में और दूसरा है नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसे। एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ और एक चार्ज यहाँ पर है -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इस तरीके से दो चार्जेस हैं हमारे पास। ये जो चार्ज है हमारे पास ये है -15,0,0,0 पे, और ये जो चार्ज है हमारे पास वो है +15,0,0,0 पे। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है विच इज़ 12, वो कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा 0, ये 0,0,0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक +15, यहाँ से लेकर यहाँ तक -15। तो ओवरऑल हो जाएगा ये, ऑल दो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। तो क्यू हमारे पास है, कोई भी आइदर चार्ज लेना है हमें और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻7 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2। आई हैव कन्वर्टेड दिस इंटू मीटर, तो ये हमारे पास कूलम मीटर। ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा कितना? ये सॉल्व होके आ जाएगा 77.5 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये क्या इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन? ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सेस, राइट। एक मिनट, नेगेटिव एक्स एक्सेस नॉट जेड, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्स एक्सेस है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सेस ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 60 पे मिल जाएंगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी के इट इज टेकिंग सम टाइम एक्चुअली। चलो इतने हम लोग, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? दीज आर दो सरफेसेस हैविंग पोटेंशियल सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 20 का ऊपर वाला पार्ट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे जहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरा जो पॉइंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जैसे फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहला हो गया पोटेंशियल सेम होता है, दूसरी हो गई जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। ठीक है, बाकी आप बता सकते हो कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वर्क डन ऑन EQP सरफेस इज जीरो। मतलब एक चार्ज को मान लो इस A पॉइंट से इस B पॉइंट पे मूव करा के लेके आए, तो वर्क डन कितना करा? वर्क डन करा हमने जीरो, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। ये भी पेज नंबर पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसको। ये है राइट टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये भी पेज नंबर 61 पर है, क्योंकि लग ही रहा था कि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है रिलेशन से। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। ओके, तो पेज नंबर 61 पे इसके बारे में मेंशन कर रखा है। एक मिनट, ये रहा पेज नंबर 60 पे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएंगे और यहाँ पे टू कंक्लूजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है यहाँ पे, वहां से आप एक बार रीड कर लेना इसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे इवन मैं चलो पढ़ के बता देता हूँ यहीं से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, and the second point is the magnitude is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement which is called potential gradient। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या आती हैं देखो, पहले रिजल्ट क्या आता है? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो इससे ये चीज पता लग रही है कि पोटेंशियल जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, या लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल में चेंज आएगा। और दूसरी चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा आप इस नेगेटिव साइन से पता कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है इसका, जैसे कि ये एक चार्ज है, जैसे जैसे आप जा रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियल या आउटवर्ड। ठीक है, तो आपने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करे, एक ये ड्रॉ करा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा।
फिर आपने ये ड्रॉ करा, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V2 था, तो V2 लेस देन V1 होगा। V2 जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, जो इस रिलेशन को कंसर्न कर रही है। ओके, यूज किरचॉफ्स रूल to obtain the balance condition in Wheatstone bridge. This question is very easy and it is a kind of derivation. ठीक है, question number is 21. So we will solve it. अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, आप skip करके अगले question की तरफ चले जाना, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन के अंदर ये R1, R2, R3, R4 और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है V वोल्ट से, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है R5। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में जो करंट होगा, मान लो यहाँ पे करंट है I2, जैसे यहाँ पे करंट है I1, इधर करंट आ गया I, तो यहाँ आ गया I माइनस I1, यहाँ आ गया I1 माइनस I2, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला करंट और ये वाला करंट ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया I माइनस I1 प्लस I2, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होगी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में देखो, जैसे दो लूप ले लो, एक ये वाला ले लो, किरचॉफ लगा रहे हो, ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में ये बता देता हूँ I2 0 होगा, जो कि रेजिस्टेंस R5 है, उसके अक्रॉस करंट होगा ही। तो इस वाले लूप में अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो पॉइंट है A B C D, तो लूप मैं ले रहा हूँ A B T है, ठीक है। तो A से B की तरफ आप जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, R1 I1 सेम डायरेक्शन है, आप A से B जा रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा R1 I1 R1 I1, ठीक है। अब आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो B2D, तो जब आप B2D जा रहे हो तो यहाँ पर होगा हमारे पास, देखो आप सेम डायरेक्शन में और करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर होगा प्लस का I2 R5, और फिर माइनस का, क्योंकि आप इधर जा रहे हो और करंट उल्टा जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है, तो यहाँ पर होगा माइनस का I माइनस I1 इंटू R3, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अब I2 तो जीरो ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, माइनस उधर जाके प्लस हो गया R3। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एक और लूप ले लेते हैं हम लोग, सो वी आर टेकिंग लूप नंबर 2। ओके, सो इन दैट लूप ये ले लेते हैं BCDB, तो B से C जा रहे हैं, जब आप B से C जा रहे हैं तो पॉजिटिव हुआ, तो R2 इंटू I1 माइनस I2, I2 तो जीरो होना ही आगे जाके, फिर ये माइनस क्योंकि आप इधर जा रहे हो और करंट ऑपोजिट है, तो यहाँ पर आ गया माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R5, सॉरी R4, और जो तीसरे वाला है वो तो जीरो होना ही है, तो माइनस R5 इंटू I2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो सीधा सीधा आ गया हमारे पास R2 I1, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, उधर जाके प्लस हो गया I माइनस I1 R4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो R1 I1 डिवाइड बाय R2 I1, I माइनस I1 R3 डिवाइड बाय I माइनस I1 R4, तो ये से गया, ये से गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे वही रिलेशन आ गई बैलेंस कंडीशन की, कि जो R1 अपॉन R2 है वो R3 अपॉन R4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर है 3 आइडेंटिकल स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल निकल, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और वहाँ पे टेबल है। बस एग्जाम से पहले आप इस टेबल को गो थ्रू कर लेना, जस्ट अ मिनट में दिखा देता हूँ आप लोगों को। नाउ यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं और कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे एल्यूमिनियम देख लेते हैं यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंटीमनी, एंटीमनी के बारे में तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। और तीसरा कौन सा मटेरियल था यहाँ पे, तीसरा मटेरियल था हमारे पास निकल।
निकल कौन सा मटेरियल है? निकल है हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो एंटीमनी का एक बार मैं देख लेता हूँ, एंटीमनी कौन सा है। एंटीमनी टाया है मेरे ख्याल से, जस्ट अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल? ओके यस, एंटीमनी इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीमनी है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो निकल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और जो एल्यूमिनियम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद होंगी, ठीक है। तो आर कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ मॉडिफिकेशन इन द फील्ड लाइंस इन ईच केस विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश द बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम, ऑल्दो ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन होगा जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, यू कैन सी हियर डायमैग्नेटिक मटेरियल ए वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो एज वी डोंट हैव एनी स्पेस। तो चलो आई मेक इट हेयर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा था? डायमैग्नेटिक मटेरियल में फील्ड लाइंस बहुत फार फार थी, ठीक है। इवन रिपेल होते हुए जा रही थी क्योंकि वीकली रिपल्शन था। और पैरा में क्या था? पैरा में फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं क्योंकि वो वीकली अट्रैक्टेड है, और फेरो में और ज्यादा क्लोज होंगी। फेरो का शायद इसमें ना दे रखा हो, डोमेन्स वगैरह दे रखे हैं, हाँ। फेरो में और ज्यादा क्लोज होंगी, ठीक है। तो डाय में जैसे इस तरीके से साइड से निकलती हुई जा रही थी, ठीक है। पैरा में इस तरीके से ऐसे जा रही थी, और फेरो में और ज्यादा जाएंगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा फील्ड लाइंस उसके अलोंग होगी, अक्रॉस होगी। तो यही सब चीजें हमें बतानी है, ठीक है। अगर आप मटेरियल को सेलेक्ट कर लोगे कि कौन सा मटेरियल है ये, जैसे निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंटीमनी डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मेरे को लगा ही था डायमैग्नेटिक है क्योंकि ऑलरेडी एक फेरो दे दिया और एक पैरा दे दिया, सो इट विल बी डायमैग्नेटिक, ओके। स्टिल वी हैव कंफर्म्ड दिस। सो निकल इज फेरो डाय एंड एल्यूमिनियम इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। और फेरो जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, डाया इज वीकली रिपेल्ड एंड पैरा इज वीकली अट्रैक्टेड। तो उनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी, और इनका रीजन ये रहा कि कौन से स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, कौन से वीकली अट्रैक्ट है या वीकली रिपेल्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सीरीज एलसीआर सॉकेट, ओके जस्ट अ मिनट। ये अभी सेक्शन बी के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो सीरीज एलसीआर सॉकेट, ये एलसीएम की जगह एलसीआर कर लेना इसे, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सॉकेट है हमारे पास ये, जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है, इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉकेट, तो व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सॉकेट? ओके, तो देखो यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ इस पॉइंट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉकेट। तो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जिसमें एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, जेड आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पावर कितनी होगी? तो एवरेज पावर इस सर्किट में इधर की साइड वो होगी, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। अब वी आर एम एस और आई आर एम एस आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए जरा, वोल्टेज कितनी है हमारे पास? वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो हमें वी आर एम एस गिवन है। जब कभी भी हमें मेंशन ना हो कि ये एम्पलीट्यूड ना लिखा हो, पीक ना लिखा हो, या मैक्सिमम लिखा हो, अगर ये तीन चीज़ें लिखी हैं तो आपको वी नॉट लेना है, अदरवाइज आप हमेशा जो वोल्टेज लोगे वो आर एम एस ही होगी। तो यहाँ पे वोल्टेज है 200 वोल्ट, वी आर एम एस, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट इज हैविंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस लाइक दिस। तो Z किसके इक्वल है? Z है हमारे पास, Z है हमारे पास R के इक्वल, विच इज 200 ohms, ठीक है। अब Z हमें पता लग गया, VRMS पता लग गया, IRMS निकाला जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट एंड यू आफ्टरवर्ड्स यू विल सॉल्व दिस, ओके। मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूला पुट करना है। तो पावर इज इक्वल टू VRMS 200 वोल्ट
इंटू आई आर एम एस की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो आई आर एम एस की जगह लिख सकते हो वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, ये लिख सकते हो ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर आ गया आई आर एम एस कितना था, आई आर एम एस था वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। तो यहाँ पर आ गया, क्या आ गया यहाँ पर आ गया ये 200 डिवाइड बाई जेड इज 200। ठीक है, इवन अब तो सॉल्व ही हो गया है, चलो 200 वॉट, तो ये पावर आ गई। ठीक है, अगला एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। और फिर आगे एस्टैब्लिश द रिलेशन फॉर द टू कोएक्सियल लेंसेज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डेरिवेशन है और ये सेक्शन सी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगेन रे ऑप्टिक्स से एक और क्वेश्चन है, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एफ और आर की रिलेशन निकालनी है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, कोई स्फेरिकल मिरर के लिए, तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर देते हैं और थोड़ा ऐसे ही फटाफट फिगर बना रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, मान लो ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रख दिया, यहाँ से एक रे गई, ये रे ऐसे निकल के जाएगी और यहाँ पर एक रे ऐसे जाएगी। ठीक है, ओके, तो खैर मैं दूसरी वाली रे बना नहीं रहा, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये लाइन होगी नॉर्मल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अगर एंगल थीटा है तो एंगल थीटा होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल सेम होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये z बन रहा है ऐसे करके, राइट। तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी, जिसे अगेन मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल है 2 थीटा, और यहाँ से ऐसे z बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये एंगल भी होगा 2 थीटा। सही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के अंदर हम मार्जिनल रेज नहीं लेते हैं, हम लोग पैराक्सियल रेज लेते हैं, मतलब थीटा स्मॉल लेते हैं। ठीक है, अब ये मार्जिनल और पैराक्सियल क्या है कि जैसे चलो लेंस वाला एक एक्सप्लेन करने के लिए लेंस वाला केस ले लेते हैं। ऐसे एक रेज आ रही है एकदम ऐसे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हम वो वाला केस कंसिडर करेंगे इंस्टेड की एक रे ऐसे जा रही है और एंगल बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब क्योंकि हम फिगर को अच्छे से बनाने तो हम ऐसे दिखा देते हैं, बट एंगल हम स्मॉल लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल दिखा देते हैं बट रे हम पैराक्सियल लेते हैं, एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल ही लेते हैं स्मॉल एंगल्स की वजह से। तो थीटा एंगल्स जो होंगे सारे के सारे स्मॉल एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मान लो ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई। ठीक है, और सारे डिस्टेंसेस मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस की जगह, पोल की जगह, सॉरी, पोल की जगह मैं वाई से ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेंथ है बहुत स्मॉल लेंथ है। तो आई एम नॉट टेकिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम, लाइक चलो मैं बता ही देता हूँ, एफ पी इज इक्वल टू एफ वाई है। ठीक है, क्योंकि जो पी वाई है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, और इसी तरीके से सी पी है सी वाई के इक्वल विच इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकस है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस फिगर में एक ऐसे था, ये पॉइंट एफ, ये है वाई, ये है एक्स, ये है 2 थीटा। तो यहाँ पे टेन 2 थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स ऊपर था वाई नीचे। ठीक है, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर अपॉन एफ वाई, ये आ जाएगा। रे की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दी। दूसरा ट्राइंगल ऐसे है कुछ, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट है सी, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा एक्स वाई अपॉन सी वाई। अब थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा टेन थीटा और साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 2 थीटा था, टेन 2 थीटा था, मैं 2 थीटा लिख रहा हूँ एक्स वाई अपॉन एफ वाई। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई इस वाली इक्वेशन से अपॉन सी वाई, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 थीटा अपॉन थीटा एक्स वाई अपॉन एफ वाई डिवाइड बाई एक्स वाई अपॉन सी वाई। ये से कट गया, ये आ गया ऊपर सी वाई, नीचे आ गया एफ वाई। तो यहाँ पर जो सी वाई है, सी वाई अपॉन एफ वाई, ये आ गया कितना, 2 के इक्वल आ गया। अब जो ये सी वाई है ये होगा माइनस आर के इक्वल, यू कैन सी साइन कन्वेंशन। तो जो सी वाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव एंड पर है और ये आर के इक्वल है। और ऐसे एफ वाई एफ के इक्वल है विच इज अगेन इन नेगेटिव डायरेक्शन एज पर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से जो एफ वाई है वो माइनस एफ के इक्वल। तो यहाँ पर आ गया है आर अपॉन एफ, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 2f या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है,
इसी तरीके से अगली डेरिवेशन भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अगली डेरिवेशन को हमें, आपने रीड कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके रीड कर लेना, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दिस, ओके। दो लेंस है हमारे पास, ठीक है, कोएक्सियल लेंस है। लेट मी रीड दिस, टू कोएक्सियल थिन लेंसेज, ओके। तो दो लेंसेज हैं हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो यहाँ से एक रे गई। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो इसकी इमेज यहाँ बनती, दूसरा लेंस नहीं है तब बन रही है, बट क्योंकि दूसरा लेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो दोबारा रिफ्लेक्ट होके फाइनल इमेज यहाँ बनाएगा। तो ये इमेज इमेजिनरी है और ये फाइनल इमेज है, ठीक है। ये आई डैश है यहाँ पे, ऑल राइट। तो यहाँ पे इसको ओ डैश ले लेते हैं। तो लेंस वन की बात करते हैं सबसे पहले। लेंस वन वाले केस में क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है, ठीक है। तो लेंस वन की फोकल लेंथ है f, और री की डायरेक्शन भी देखिए आप पैरेलली, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो लेंस वन के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 1/o डैश माइनस 1/, इमेज कहाँ है, पहले इमेज लेते हैं, है ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इमेज कहाँ पर है, इमेज है हमारे पास, इमेज यहाँ पे बन रही है, इंडिकेट कर रहा हूँ, ये इमेज बन रही है, फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये प्लस का, प्लस अभी साइन कन्वेंशन चलो बाद में ले लेंगे, ओ डैश आई डैश, ऑब्जेक्ट ये लेंस वन के लिए, लेंस वन का रिफ्रैक्शन सिर्फ ऐसे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है, जो कि इमेजिनरी है, क्योंकि अगेन सेकेंड लेंस से भी तो रिफ्रैक्शन सफर करेगा, ठीक है। तो फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, ओके। तो यहाँ पर आ गया ओ डैश आई डैश एज इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज ओ डैश इज इक्वल टू 1/f1। तो बाय साइन कन्वेंशन, अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ, मैं इसी स्टेप में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये तो होगा पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव एंड पर है ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये होगा यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो 1/o डैश आई डैश प्लस 1/o डैश इज इक्वल टू 1/f1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करें लेंस टू की, ठीक है, लेंस टू ले लेते हैं। तो लेंस टू क्या कर रहा है, ये जो रे जा रही थी इसको ही रिफ्रैक्ट बैक यहाँ कर रहा है। तो लेंस टू के लिए जो आई डैश होगा वो ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो आई होगी वो उसकी इमेज होगी, फाइनल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फाइनल इमेज इज व्हाट, ओ डैश आई। तो ये ओ डैश आई फाइनल इमेज है विच इज इन पॉजिटिव, तो प्लस का लिख देते हैं इसे, माइनस 1/u, u कितना होगा, तो u ये, ठीक है, ओ डैश आई डैश, तो यहाँ पर होगा माइनस का ओ डैश आई डैश, सॉरी प्लस का ओ डैश आई डैश, क्योंकि ये जो ओ डैश आई डैश है ये पॉजिटिव में है, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/ प्लस का f2। तो यहाँ पर ही आ गया हमारे पास 1/o डैश आई डैश प्लस, सॉरी माइनस 1/o डैश आई डैश, तो 1/o डैश आई माइनस 1/o डैश आई डैश इज इक्वल टू 1/f2, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, कम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं ना हम, तो दोनों लेंस को कंबाइन कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1/o डैश आई डैश प्लस 1/o डैश प्लस, इन दोनों को अब लिखो 1/o डैश आई माइनस 1/o डैश आई डैश इज इक्वल टू 1/f1, ये लिख दिया, फिर ये लिख दो प्लस 1/f2। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पे o डैश होगा, ध्यान से देखिए, ये है u, ठीक है, और ये है v, तो ये है नेगेटिव में। अब तीसरी बार हमें साइन कन्वेंशन यूज करनी है, एक बार यहाँ करी, एक बार यहाँ करी। अब क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया तो कॉम्बिनेशन के लिए साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। सो o डैश इज माइनस यू, o डैश इज माइनस यू, एंड o डैश आई इज प्लस का v, o डैश आई इज प्लस का v। तो यहाँ पर आ गया इतना, ये ऐसे आ गया, तो 1/v माइनस 1/u,
ये होता है 1/f के इक्वल। तो 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ये इफेक्टिव फोकल लेंथ है। इफेक्टिव लिखो या सीधा एफ लिख लो, मतलब कॉम्बिनेशन की है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। ओके, सो नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। इसमें है कन्वर्जिंग लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, ये P यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। Has the spherical faces of radii of curvature 10 and 20 centimeter. Find the focal length when it is immersed in the liquid of refractive index this. Okay, so I'll give you a hint for that कि आपको सॉल्व कैसे करना है, और अगर कैलकुलेशन ईजी हुई तो हम सॉल्व भी कर लेंगे हाथ के हाथ। ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम टू कैलकुलेट। ओके, एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो ये है लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और ये है मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.25। 1.25। Radii of curvature R1 is 10 centimeter and radii of curvature R2 is 20 centimeter। आप उल्टा भी लिख सकते हो, R1 को 20 लिख सकते हो और R2 को 10 लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सारा डेटा हमें गिवन है। अब लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है? तो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 यहाँ पर है, r2 यहाँ पर है। साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो r2 होगा वो माइनस का 20 होगा और r1 होगा प्लस का 10। तो 1 फोकल लेंथ इज 1.5 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 1.25, 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास कितना, 0.25 डिवाइड बाय, सो ये आ गया 0.25 डिवाइड बाय 1.25। तो पॉइंट कटने के बाद ये 25/125 आ गया, तो आ गया 1/5। ठीक है, और यहाँ पर आ गया, ये दोनों को ऐड कर दो, 1/10 प्लस 1/20, तो 20 एलसीएम आ गया 2 + 1, ये आ गया। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट दिस। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ गया हमारे पास 100/3 है ना, 20 × 5 डिवाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ गया 100, ऊपर आ गया 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आ गया 100/3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 33.33 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आगे जाके हम सेक्शन सी देखेंगे, सेक्शन बी कंप्लीट